कहानी बालेन शाह की, जो बन सकते हैं नेपाल के अगले पीएम। कुर्सी में बैठने से ठीक पहले चीन पर की सर्जिकल स्ट्राइक। नेपाली धुरंधर के इस प्रहार से बिगड़ा पाक चीन का खेल। सामने आई फाइल तो जेनजी के साथ मुस्कुराया हिंदुस्तान। नेपाल एक वक्त दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र वाला देश हुआ करता था। नेपाल खुश था, नेपाली भी मगन थे। तभी नेपाल के अंदर कम्युनिस्टों की एंट्री होती है। कम्युनिस्टों ने युवाओं के साथ मिलकर राजतंत्र के खिलाफ यलगार कर दिया। महाराजा की कुर्सी छीन ली। नेपाल में लोकतंत्र का उदय हुआ। चुनाव हुए। चीनी विचारधारा वाले दल वामपंथी पार्टी की सरकार बनी। फिर क्या था, वामपंथियों ने भारत से दो दो हाथ करने शुरू कर दिए। वामपंथी चीन की गोद में बैठ गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चीन को सौंप दिया। चीन इस इलाके का बॉस बन गया। चीन की घुसपैठ धीरे धीरे नेपाल के पूरे क्षेत्र में हो गई। तभी जेनजी जागा। सड़क पर कोहराम हुआ। ओली सत्ता से बेदखल कर दिए गए। अब नेपाल की जनता 5 मार्च को नई सरकार चुनने जा रही है। इस चुनाव में पीएम पद के प्रमुख दावेदार बालेन शाह हैं। शाह को जेनजी का समर्थन मिला हुआ है। कुर्सी पर बैठने से ठीक पहले बालेन शाह ने चीन पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपने घोषणा पत्र से हटा दिया है। नेपाल के जेनजी की मुहिम रंग लाई। नेपाल में ओली सरकार का तख्ता पलट हुआ। अब नेपालियों को नई सरकार मिलने जा रही है। नेपाली 5 मार्च को नई सरकार को लेकर वोटिंग करेंगे, जिसको लेकर राजनीतिक दलों के नेता जनता का दिल जीतने के लिए पसीना बहा रहे हैं। अब संसदीय चुनाव से ठीक पहले राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, जब लोकप्रिय नेता बालेन शाह ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गढ़ झापा 5 से चुनाव लड़ते हुए अपने घोषणा पत्र से अरबों रुपए की एक चीनी औद्योगिक परियोजना को हटा दिया है। बालेन शाह नेपाल चुनाव नीति के तहत यह कदम चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पिछले साल हुए भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बनी अंतरिम सरकार के तहत चुनाव होने वाले हैं। असल 35 वर्षीय इंजीनियर और रैपर से राजनेता बने बालेन शाह वर्तमान में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उनके प्रतिद्वंदी केपी शर्मा ओली ने अपने 41 पॉइंट वाले पत्र में इस इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण और उसे पूरा करने की बात को प्रमुखता से लिखा है। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का ये कदम ओली के बीजिंग के साथ करीबी संबंधों और उनकी चीनी नीतियों को एक सीधी चुनौती है। झापा में स्थित दमक इंडस्ट्रियल पार्क का नाम बदलकर अब नेपाल चीन फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क कर दिया गया है, जो अब फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना की नींव फरवरी 2021 में पूर्व पीएम ओली द्वारा रखी गई थी, लेकिन तब से ये अपने वित्तीय मॉडल के कारण विवादों में है। बालेन शाह के सहयोगियों का कहना है कि उस प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम विवादों से अच्छी तरह अवगत हैं, इसीलिए उन्होंने इस घोषणा पत्र से बाहर रखा है। यह प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क नेपाल भारत सीमा के निकट और विशेष रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास स्थित होना है। दिल्ली ने इस स्थान को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की थी और इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक रेड लाइन के रूप में चिन्हित किया था। भारत ने नेपाली कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों को इस संवेदनशील परियोजना पर आगे न बढ़ने की स्पष्ट सलाह पहले ही दे दी थी। नेपाल में BRI परियोजनाओं के वित्तीय प्रभावों को लेकर गहरी चिंता है, क्योंकि श्रीलंका जैसे देशों को चीनी निवेश के कारण भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ा है। चीनी पक्ष ने शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के लिए कई वित्त पोषण विकल्प दिए थे, लेकिन कर छूट और ऋण की शर्तों पर नेपाल में मतभेद बने रहे। नेपाली कांग्रेस विशेष रूप से किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक ऋण लेने के खिलाफ थी, जिसके कारण परियोजना के अंतिम समझौते के शब्दों में बदलाव करना पड़ा था। चीन द्वारा बड़े पैमाने पर मांगी गई कर छूट काठमांडू के लिए एक बड़ी बाधा थी, जिसका नेपाल के वित्त मंत्रालय ने कड़ा विरोध किया था। बीजिंग चाहता था ये छूट केवल निर्माण के समय तक सीमित न रहे, बल्कि परियोजना पूर्ण होने के कई वर्षों बाद तक लागू रहनी चाहिए। हालांकि इस विवाद के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री ओली की अध्यक्षता में हुई नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक में इस परियोजना को तेज करने का निर्णय लिया गया था। BRI के तहत शुरू की गई कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक उल्लेखनीय देरी देखी गई है, जिससे उनकी प्रभावशीलता पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की इनमें से किसी परियोजना को अब तक अपने अंतिम रूप को प्राप्त नहीं कर सकी है, जिससे नेपाल के आर्थिक लाभ पर संशय है।
बालन शाह द्वारा इसे घोषणा पत्र से हटाना दर्शाता है कि नेपाल का एक वर्ग अब चीनी निवेश के बजाय देश की संप्रभुता और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। बता दें कि बालन शाह को नेपाल के युवाओं और जेनजी पीढ़ी की पहली पसंद माना जाता है, जिन्होंने पिछले साल भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए थे। भले ही उन्होंने पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब वो संसदीय चुनाव में मुख्य दावेदार बनकर उभरे हैं। झापा में उनकी बढ़ती पैठ, चीनी प्रोजेक्ट पर उनका कड़ा रुख नेपाल की भविष्य की विदेश नीति में बड़े बदलाव की ओर स्पष्ट संकेत दे रहा है।